नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपस्टिटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पपीता। पपीता के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं अधिकतर एग्जाम में उन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपकी जो सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो वीडियो में आज की क्लास में हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से पपीता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है? उष्ण अमेरिका, नेपाल, भारत, पाकिस्तान। तो इन चारों में से जो पपीता का है उसका उत्पत्ति स्थल किसे माना जाता है? तो पपीता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो माना जाता है उष्ण अमेरिका। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पपीता के फल का प्रकार है? पेरिकार्प, ब्लूस्टा, सरस या सभी। तो इन चारों में से पपीता का फल का प्रकार कौन सा है? तो पपीता के फल के प्रकार की बात करें तो पपीता का फल का प्रकार है वो है सरस या बेरी। तो सी राइट आंसर होगा, सरस या बेरी पपीता के फल का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, पपीता में परागण की क्रिया होती है? पर परागण, शव परागण, दोनों या कोई नहीं। तो जो पपीता होती है उसमें परागण की क्रिया कौन सी होती है? तो पपीता में परागण की क्रिया की बात करें तो पर परागण की क्रिया होती है। तो ए राइट आंसर होगा, पर परागण। अगला क्वेश्चन है, पपीता के कच्चे फलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जो पपीता के कच्चे फल होते हैं उनमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जूस, पप्पेन, दोनों या सभी। तो जो पपीता होती है उसके कच्चे फलों में क्या पाया जाता है, कौन सा पदार्थ पाया जाता है? पप्पेन पाया जाता है। तो बी राइट आंसर होगा। पपीता के कच्चे फलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? पप्पेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पपीता के फलों का रंग पीला किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, लाइकोपिन, दोनों, केरिकाजेंथिन। तो जो पपीता होती है उसके फलों के पीले रंग की बात करें तो पीला रंग किसके कारण होता है? केरिकाजेंथिन के कारण पपीता के फलों का पीला रंग होता है। तो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पपीता का पौधा है एक लिंगी, द्विलिंगी, दोनों या कोई नहीं। तो जो पपीता का पौधा होता है वो किस प्रकार का होता है? एक लिंगी होता है या द्विलिंगी? तो जो पपीता का पौधा होता है वो एक लिंगाश्रयी होता है। तो ए राइट आंसर होगा, एक लिंगी होता है। इसमें नर और मादा पौधों की अनुपात की बात करें तो 10:1 में नर और मादा पौधों का अनुपात रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पपीता में पुष्पन की क्रिया होती है जनवरी फरवरी, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी, मई सितंबर। तो जो पपीता होती है उसमें पुष्पन क्रिया की बात करें तो किस माह में पपीता के पौधे में पुष्पन की क्रिया होती है? मई से सितंबर माह में पुष्पन की क्रिया होती है। तो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पपीता में प्रवर्धन की विधि है? कलम, एच बडिंग, टी बडिंग या बीज। तो जो पपीता होती है उसमें प्रवर्धन की कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो सामान्यतः पपीता में प्रवर्धन किया जाता है वो बीज द्वारा किया जाता है। तो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पपीता में गायनोडायोसिस किस्में की बीज दर कितनी रखी जाती है? यानी जो पपीता की गायनोडायोसिस किस्म होती है और जो डायोसिस, दो प्रकार की किस्में होती है, एक तो गायनोडायोसिस और एक डायोसिस। तो गायनोडायोसिस किस्मों की बीज दर कितनी होती है? 700 से 850 ग्राम, 400 से 500 ग्राम, 150 से 250 ग्राम, 250 से 300 ग्राम। तो पपीता में गायनोडायोसिस किस्मों की बीज दर की बात करें तो 250 से 300 ग्राम बीज दर होती है। तो डी राइट आंसर होगा। और यदि बात करें डायोसिस की तो डायोसिस की किस्मों की बीज दर होती है वो होती है 400 से 500 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, पपीता की नर्सरी किस माह में तैयार की जाती है?
जून जुलाई, दिसंबर जनवरी, अप्रैल मई या जनवरी फरवरी। तो जो पपीता का पौधा होता है उसकी नर्सरी किस माह में तैयार की जाती है? तो पपीता के पौधे की नर्सरी अप्रैल माह में तैयार की जाती है। तो अप्रैल मई राइट आंसर होगा सी। और इसे 2 माह पूर्व पौधरोपण हेतु लगा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है पपीता की पौध रोपण हेतु उपयुक्त समय है। जो पपीता की पौध रोपण हेतु उपयुक्त समय कौन सा माना जाता है? जनवरी फरवरी, सितंबर अक्टूबर, दिसंबर जनवरी या जून जुलाई। तो पपीता की पौध रोपण हेतु उपयुक्त समय की बात करें तो उपयुक्त समय माना जाता है जुलाई से अगस्त माह के मध्य पपीता की पौध रोपण का उपयुक्त समय माना जाता है। तो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पपीता के पौधों से प्रति वर्ष कितनी उपज प्राप्त होती है? 10 से 20 केजी, 40 से 50 केजी, 100 से 250 केजी या 100 से 150 केजी। तो पपीते के पौधे की प्रति वर्ष उपज कितनी प्राप्त होती है? तो पपीते के एक पौधे से 40 से 50 किलोग्राम प्रति पौधे की उपज प्राप्त होती है, 40 से 50 केजी। तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पपीते की पौध रोपण के समय पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है? यानी पपीते के पौधे की जो रोपाई की जाती है उसमें पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है? 2 मीटर, 10 मीटर, 28 मीटर या 5 मीटर। तो पपीते की पौध रोपण हेतु अगर दूरी की बात करें तो 2 × 2 मीटर, 2 मीटर लंबी और 2 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई के हिसाब से पौधे लगाए जाते हैं पपीते में। अगला क्वेश्चन तो राइट आंसर होगा इसका कौन सा होगा? 2 मीटर, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पपीता की निमेटोड प्रतिरोधी किस्म है? पूसा मेजेस्टी, रेड लेडी, ताहिवान या नन्ना। तो इन चारों में से पपीता की निमेटोड प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? यदि निमेटोड प्रतिरोधी किस्म की बात करें तो जो पूसा मेजेस्टी किस्म है वो निमेटोड प्रतिरोधी पपीता की किस्म है। तो ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पपीता की राजस्थान हेतु उपयुक्त किस्म है? पूसा मेजेस्टी, सूर्या, कुर्ग हनीडियम या सभी। तो निम्न में से पपीता की राजस्थान हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी मानी जाती है? तो राजस्थान के लिए सर्वोत्तम पपीता की जो किस्म मानी जाती है वो मानी जाती है कुर्ग हनीडियम। तो सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पपीता की सर्वाधिक कैरोटीन युक्त किस्म कौन सी है? सनराइज, सोलो, नन्ना, रेड लेडी या कोई नहीं। तो जो पपीता होती है उसकी सर्वाधिक प्रोटीन युक्त किस्म कौन सी मानी जाती है? तो पपीता की सर्वाधिक प्रोटीन युक्त किस्म की बात करें, कैरोटीन युक्त जो कैरोटीन प्रोटीन होती है उसकी बात करें तो जो सनराइज सोलो किस्म होती है उसमें सर्वाधिक कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो सनराइज सोलो ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पपीता की कैनिंग व जूस के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? यानी कि इन चारों में से पपीता की कैनिंग और जूस के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी मानी जाती है? रेड लेडी, पूसा जॉइंट, पूसा नन्ना या दोनों। तो निम्न में से पपीता की कैनिंग व जूस के लिए उपयुक्त किस्म की बात करें तो कैनिंग व जूस के लिए जो सर्वोत्तम किस्म मानी जाती है वो मानी जाती है पूसा जॉइंट। तो बी राइट आंसर होगा पूसा जॉइंट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पपीता की बोनी किस्म है? पूसा बहार, काशी, पूसा नन्ना, डेलीशियस। तो निम्न में से अगर पपीता की बोनी किस्म की बात करें तो इन चारों में से पपीता की बोनी किस्म कौन सी है? जो पूसा नन्ना किस्म है वो पपीता की सबसे बोनी किस्म मानी जाती है। तो पूसा नन्ना सी राइट आंसर होगा। ये अत्यधिक बोनी होती है, ये सघन घनत्व वाली किस्म मानी जाती है। इसे छत पर भी लगाया जा सकता है गमलों में और किचन गार्डन के लिए सर्वोत्तम किस्म मानी जाएगी। किचन गार्डनिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी मानी जाती है? पूसा नन्ना मानी जाती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पपीता की गामा किरणों से विकसित किस्म कौन सी है? तो जो गामा किरणों से विकसित किस्म है वो कौन सी है? रेड लेडी, सूर्या, कोपाइप या पूसा डवार्क। तो इन चारों में से पपीता की गामा किरणों से विकसित किस्म कौन सी है? तो गामा किरणों से विकसित किस्म की बात करें तो पूसा डवार्क पपीता की गामा किरणों से विकसित किस्म है, तो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पपीता की विदेशी किस्म कौन सी है? पूसा जॉइंट, रेड लेडी, पूसा नन्ना या ताहिवान। तो इन चारों में से पपीता की विदेशी किस्म कौन सी है? यानी जो चारों ऑप्शन है उनमें से पपीता की विदेशी किस्म कौन सी है? तो विदेशी किस्म की बात करें तो विदेशी किस्म मानी जाती है रेड लेडी। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पपीता की पप्पेन हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? पूसा मेजेस्टी, कोपाइप, दोनों या पूसा नन्ना। तो पपीता की पप्पेन हेतु सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी मानी जाती है? पूसा मेजेस्टी और कोपाइप दोनों ही को पप्पेन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो राइट आंसर होगा सी, दोनों। सी राइट आंसर होगा, पूसा मेजेस्टी और कोपाइप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पपीता के पौधों में तना गलन की रोकथाम हेतु किससे बीज उपचार किया जाता है? सीमाजीन, क्लोरो, कार्बेरिल या बावेस्टीन। तो जो पपीता होती है उसमें तना गलन की व्याधि होती है, उसकी प्रमुख बीमारी होती है। इसके रोकथाम हेतु बीजों को किससे उपचारित किया जाता है? तो उसके बीजों को बावेस्टीन फफूंदनाशी से उपचारित किया जाता है, जिससे तनागलन विकार कम होता है। तो डी राइट आंसर होगा, डी बावेस्टीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पपीता के पौधे में लीफ कर्ल बीमारी का वाहक कौन सा है? एफिड, सफेद मक्खी, दोनों या घरेलू मक्खी। तो इन चारों में से लीफ कर्ल बीमारी का वाहक कौन सा है पपीते के पौधे में? तो जो लीफ कर्ल वाहक की बात करें तो वो होता है कौन सा? सफेद मक्खी। पपीते में लीफ कर्ल रोग का वाहक होती है सफेद मक्खी। तो बी राइट आंसर होगा, सफेद मक्खी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पपीता के पौधे में रिंग स्पॉट रोग का वाहक कौन सा है? सफेद मक्खी, घरेलू मक्खी, एफिड या कोई नहीं। तो इन चारों में से पपीता के रिंग स्पॉट रोग का वाहक कौन माना जाता है या किसे कब माना जाता है? तो जो एफिड होता है उसे पपीते के रिंग स्पॉट रोग का वाहक माना जाता है। तो सी राइट आंसर होगा। आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे पपीता से संबंधित, उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। हर एग्जाम की दृष्टि से आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।